नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। एयरफोर्स से भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी है। कई बार आम आदमी को लगता होगा कि आखिर जो बड़े पद पर लोग होते हैं उन्हें क्या समस्या आती होगी। उनकी समस्याएं तो जो है पल भर में दूर हो जाती होंगी, लेकिन साथ ही साथ जहां पर हमारे समाज में एक बात होती है, जब भारतीय वायु सेना की या फौज की बात आती है तो लोगों के मन में सम्मान भी होता है। लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ अगर कोई समस्या आ जाए और वो परेशान हो रहे हो, समस्या दूर ना हो रही हो, तो सोचिए उस वक्त कैसा लगता होगा। जी हाँ, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर रही अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं। आखिर क्या है उनकी समस्या और क्यों नहीं हो रही है वो दूर, और क्या है उनके मन का दर्द, इस पर हम चर्चा करेंगे। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। बहुत शुक्रिया गिरिराज जी। जी, अनुमा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आम लोगों को तो ये लगता है कि इतनी बड़े पद पर जिसने काम किया हो, इन लोगों के इतने संपर्क होते हैं, सारी चीजें होती हैं, क्या ये सोच अपनी जगह सही है, गलत है? ऐसे में आपके साथ इस समस्या होना, वो भी एक भारतीय वायु सेना में रहने के बाद, आपकी समस्या क्या है? और ये जो मैंने आपसे सवाल किया उस पर आपका क्या कहना है? आपकी बात एक तरह से सही है कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन होता यूं है कि हम 21-22 की उम्र में चले जाते हैं, अपना घर वगैरह छोड़कर आर्म फोर्सेस में रहते हैं। फिर हर अलग अलग जगहों पर हमारा हर 3 साल में ट्रांसफर होता है। तो हम अपने लोगों से तब मिलते हैं जब किसी की शादी हो या कोई फंक्शन हो। तो हमारा उतना सिविल जो दुनिया जिसको हम कहते हैं सिविल लोग और हमारे फौजियों के बीच में, तो उतना ज्यादा हमारा वास्ता रह नहीं जाता है। और जब वास्ता पड़ता है तो हमें पता चलता है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मल सभी लोगों को होती है, वही प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी आ सकती हैं। हमारे साथ भी हम भी उन्हीं राजनीतिक लोगों का शिकार हो सकते हैं जो अपनी दबंगई से दूसरों को शिकार बनाते हैं। तो ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई है। अगर आप मुझे कहें तो मैं जी, बताती हूँ उसके बिल्कुल बारे में। बिल्कुल अनुमा जी। देखिए, मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि मेरा जो शहर है विदिशा, मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, और मैं ये राजनीतिक रूप से करना चाहती थी। ये ठीक है कि आज मेरी वो जर्नी जारी है और मैं बहुत ज्यादा कोई सफल नहीं हुई, लेकिन इस बीच एक ऐसा समय आया था कि मुझे लगा अगर मैं विदिशा जहां मैं रहती हूँ इस वक्त, वहां से 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत जल्दी में दिल्ली आना पड़ा, और उसके लिए फिर मुझे अपनी छोटी सी कार से मुझे बार बार भोपाल आना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि बजाय मैं विदिशा रह के, विदिशा में तो मेरे चाचा जी का घर है ही, मैं तो वहां जी, कभी भी रह सकती हूँ। तो बजाय वहां अकेले रह के मैं यहाँ भोपाल में अगर रहूंगी, तो रोज विदिशा जाके मैं काम कर सकती हूँ, और उसके बाद कभी आना जाना होगा तो उसके लिए भी मेरे पास एक सुविधा हो जाएगी दिल्ली आने जाने के लिए। बिल्कुल। तो इस करके मैंने एक घर खरीदा, एक फ्लैट खरीदा। तो मेरे पास जो मेरे पैसे जो मुझे मिले थे जितने भी रिटायरमेंट से, वो तो मैंने कहीं इन्वेस्ट किए थे, तो उतने ही पैसों का मैंने लोन लिया, और वो लोन लेके मैंने एक घर खरीदा भोपाल में। फ्लैट था वो। जब घर खरीदा तो बड़ा मजा आया देख कर कि अरे तो दोनों तरफ से खुला है, गार्डन है इसमें। कॉमन गार्डन था जिसमें सारे लोग, पूरे जितने फ्लैट के जो लोग हैं उस फ्लोर पे रहते हैं वो लोग आ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो समझ के हमने वो फ्लैट लिया। हमने अक्टूबर में उसकी रजिस्ट्री कराई, और फिर कुछ कहानी ऐसी बनी कि हमने कहा चलो इसमें हम फरवरी से काम करा के रहने लगेंगे। लेकिन आके बात करने तैयार नहीं, एक तरह की गुंडई। तब बाद में हमको तब तक ये पता चल चुका था कि उनका ताल्लुक एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री जी से है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस वक्त मंत्री है मध्य प्रदेश में, और ये सारी दबंगई का कारण वो है। तब जी, हमें समझ में आया कि हमारे जैसे लोग भी इस तरह लाचार हो सकते हैं। आपने अपनी समस्या को लेकर के, जो आपकी घर की समस्या रही, इसको लेकर के किसी को लिखा, किसी से सहायता मांगी? जी, पहले सबसे पहले जैसे मुझे पता चला कि वो सिंधिया जी के परिचित हैं, तो चूंकि सिंधिया जी जिस स्कूल में पढ़े हैं, उनका बेटा जिस स्कूल में पढ़ा है, मेरा बेटा भी उस स्कूल में पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे चूंकि थोड़ा जानते हैं, तो मैं लिखूं जिससे कि वो अपने जो टीम के मंत्री जी हैं उनको सलाह दे सके कि इस तरह से किसी फौजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, रिटायर्ड फौजी के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको 6 मई को चिट्ठी लिखी। उसके पहले मैंने ये कोशिश की कि मैं किसी तरह बिल्डर्स जी से बोलकर या कुछ करके, मैंने उस परिवार से बात करने की बहुत कोशिश की, जिनसे है प्रॉब्लम उनसे तो बात करना जरूरी होता है ना। पर जी, वहां मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैंने सिंधिया जी को चिट्ठी लिखी और उनसे ये भी लिखा कि मैं 2 हफ्ते तक इस प्रकरण को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊंगी, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उनको समझाएंगे। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो थक हार के फिर मैंने 13 जून को
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है, पर 13 जून से आज हम जिस जुलाई में बात कर रहे हैं, 8 जुलाई को, अब तक मेरे पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि फिर मैं अपने आर्मी के जो जीओसी हैं उनको लिखूं, उनके जरिए मैं इसको और ऑफिशियली टेकअप करूं। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल निगला जा सके, ये गलत बातें हैं। बिल्कुल। अनुमा जी, जिस तरीके से हम टीवी पर देखते हैं, जो एक आम नागरिक होता है, ग्रामीण होता है, शहर के लोग होते हैं, जब फौज का सम्मान किया जाता है, आर्मी के लोगों का सम्मान किया जाता है राजनेताओं के द्वारा, सभी के द्वारा, और एक आर्मी से जुड़े हुए, एयरफोर्स से जुड़े हुए जो है अगर व्यक्ति के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि जिस तरह आप तो एयरफोर्स में रही हैं, वहां डिसिप्लिन होता है, सारी चीजें होती हैं, और अब आप जो जूझ रही हैं जिस समस्या से, तो उस पर क्या कहना है आपका? गिरिराज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल पिछले 6, 7, 8 सालों से लोग बाग बहुत ये बोल बोल के दिखाने लगे कि हम फौज का सम्मान करते हैं, पर मैंने जो अपने अनुभव से देखा है, हम लोग केवल एक तरह के वोट बैंक ही हैं। हमारा नाम लेके दूसरों से वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन कहाँ है हमारी इज्जत? आप बताइए। अभी आप कैबिनेट को ही देख लीजिए, कल परसों, मतलब मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, मेडल लेकर आए हैं, उनको कोई जगह ही नहीं मिली है। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि फौजियों को इज्जत करते हैं ये कहना और वाकई करना, इसमें बड़ा फर्क है। नहीं तो अगर अगर ये इज्जत होती तो क्या एक बीजेपी नेता से संबद्ध होने के कारण मैं प्रताड़ित की जाती इस तरह से किसी और के द्वारा, जिन मतलब वो जो एक तरह से वो जो हमें दबंगई दिखाई जा रही है, क्या वो होती? बिल्कुल। अनुमा जी, आप महिला हैं और एयरफोर्स में आपकी जो है आपने काम किया है, ये बड़े जो है गर्व की बात है देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि एक ऐसे समय में आपकी नियुक्ति हुई है जब शायद वहां पर महिलाओं का उस दौर में जाना, उस समय में जाना ही अपने आप में बड़ी बात है। मैं मध्य प्रदेश की पहली उन 2 महिलाओं में से हूँ। मेरे साथ जबलपुर से एक और सिलेक्शन हुआ था। हम दोनों एक ही बैच के, एक ही ब्रांच के लोग हैं। हम लॉजिस्टिक्स विभाग जो हमारा होता है एयरफोर्स में, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, उसके हम दोनों पहले महिला अधिकारियों में से हैं। और मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश मतलब विदिशा तो मेरे हर चीज में विदिशा बसा हुआ होता है। मैं जब भी कुछ सोच रही होती हूँ तो मैं विदिशा के बारे में सोचती हूँ कि मेरा शहर एक दिन ऐसे मकाम पे पहुंचे। जहां मैं इस तरह से सोचती हूँ, वहां मेरे ही अपने ही प्रदेश में और अपने ही लोगों से इस तरह का व्यवहार वाकई बहुत आंदोलित और दुखी करता है, ये आपको बताना चाहती हूँ। अनुमा जी, लेकिन हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बेटियों का दर्द उनसे ऐसा लगता है कि देखा नहीं जाता, और ऐसे मुख्यमंत्री जी के होते हुए प्रदेश में आप परेशान है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो जैसे मामा जी कहलाते हैं। अब हो सकता है मैं मेरे से इतने बड़े तो नहीं है कि वो मामा जी हो, तो शायद उनको बहनों का ख्याल नहीं रहता होगा, भांजियों का ख्याल रखते होंगे। पर अगर वो सारी महिलाओं की इज्जत करते हैं तो मैं पूरा यकीन रखती हूँ कि उनके पास या तो बात पहुंची नहीं है। अगर उन तक बात पहुंचेगी तो वो इस पे कार्यवाही करेंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं है। लेकिन अगर उन तक बात पहुंच गई है और वो कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय होगा। बिल्कुल। अनुमा जी, एक व्यक्ति जब घर खरीदता है, पूरे जीवन काल में उसकी कमाई पूंजी सब कुछ इकट्ठा होता है, उसके सपनों का घर होता है, और इस प्रकार की समस्या आ जाए, ये शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, तो उस समय कैसा महसूस होता है? क्या आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इस समस्या के बारे में मालूम है? आप जो है एयरफोर्स से जुड़ी रही हैं, तो उन लोगों की प्रतिक्रिया, उन लोगों के रिएक्शन क्या है इसको लेकर के? देखिए, ऐसा हुआ था कि कुछ दिन पहले, शायद 4 दिन पहले, मैंने मंत्री जी को, जो मंत्री जी जिनके कारण मैं ये परेशानी में फंसी हुई हूँ, जिनके दबंगई दिखाकर लोग मुझे तंग कर रहे हैं, वो मंत्री जी को जब मैंने टीवी पर देखा तो उनका एक फोटो मैंने टीवी से ही लेकर और उसके ऊपर ये लिखा। मैंने कहा, मंत्री जी के राज में तो नालियां चोरी हो रही हैं और मेरे साथ ये हो रहा है। तो ट्विटर पे वो देखने के बाद मेरे बहुत सारे पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे बात की और आप आगे बढ़ के आए, जबकि मैं आपको जानती नहीं थी। तो मुझे इस बात का बहुत एक अच्छा लग रहा है कि कहीं तक ये बात पहुंची है। ट्विटर पे मैंने डाला हुआ है, एक बार से ज्यादा बार डाला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रशासन तक बात नहीं पहुंची है या मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंची है। मैं ये कैसे मान लूं कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का मतलब ये इल्म है भी
और वो कोई इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं मानना नहीं चाहती। बिल्कुल। अनुमा जी, जो सोसाइटी में जो आप आज के वर्तमान समय में जो देख रही हैं, जैसा कि आपने चर्चा में भी शुरुआत में कहा कि फौज के सम्मान को लेकर के कि जिस तरीके से टीवी पर कहा जाता है वो अलग होता है और हकीकत में जब हम जो है समाज में देखते हैं वो अलग होता है। क्या इसकी वजह मानती हैं आप? देखिए, एक वजह तो ये भी है कि पिछले कुछ सालों में, जैसा मैंने कहा 6-7 साल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले भी फौज में इतने शानदार काम हुए हैं, लेकिन फौज को इस तरह बिल्कुल सीधे उसके अंदर झांकने के लिए किसी ने अभी तक ऐसा प्रयास नहीं किया था। लेकिन अब फौज में एक छोटी से छोटी पिन भी खरीदी जाती है, तो पूरे भारत को मालूम होता है। जैसे पहले शायद हम लोग बिना पिन के, बिना चीजों के काम कर रहे थे। हमारे फौज में जितने आयुध हैं आज तक की तारीख में जितने आयुध हैं, वो पिछले 65 साल के जितने भी प्रयास हुए हैं उनका योगदान रहा है उसमें। आज जो प्रयास हो रहे हैं पिछले 5-6 साल में, इसका जो हमें प्रमाण दिखेगा आने वाले 5-6 साल में। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया है आजकल लोगों के सामने। तो इसीलिए कई बार मैंने लोगों को ये भी सुना है कि भाई आप फौज में ऐसा क्या कर रहे हैं, आप मरने भी जाते हैं तो क्या बात है, पैसे तो आपको भी मिल रहे हैं ना। तो ये जो भाषा जो है, ये भाषा अब हमने सुनी है, ये भाषा हम पहले नहीं सुना करते। बिल्कुल। अनुमा जी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने इसलिए भी सोचा क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि एक फौजी जो देश की सेवा करता है, देश के लिए लड़ता है, अपनी जान देता है, शहीद होता है, हम आमतौर पर देखते हैं, जैसे आपकी ये फ्लैट की समस्या है, गांव में जमीन हड़प ली जाती है फौजियों की दबंगों के द्वारा, कई तरीके की वारदातें हो जाती हैं, पुलिस से सहयोग नहीं मिलता, कई तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। इसीलिए हमने इस पर चर्चा भी की। क्या लगता है इस प्रकार की जो चीजें हैं जो फौजियों के साथ होती हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ होती हैं, क्योंकि फौजी तो वहां सरहद पर लड़ रहा होता है, अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है, तो ऐसे में सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद रखती है, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट घटना बताती हूँ। हमारे विदिशा में एक फौजी थे, उनके साथ पुलिस वालों ने हाथापाई करी। तो वो हाथापाई करने के बाद हम सब ने आवाज उठाई, मैंने अपने लेवल पे आवाज उठाई, अंदर वहां गंज बासोदा में और अलग अलग विदिशा में सबने ज्ञापन दिए। यहाँ पर जो हमारा भूतपूर्व सैनिक विभाग है उसने भी आवाज उठाई। आखिरी में जाकर पुलिस वालों ने लिख कर दिया, उन्होंने उसमें सुलझाया भी उस केस को और माफी भी मांगी और उन लोगों को निलंबित भी किया गया जो इसमें शामिल थे। तो मैं ये नहीं मानती कि अगर प्रशासन को पता चले तो वो कार्यवाही नहीं करेंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। पर मैं ये जरूर कहती हूँ कि मैंने इस बारे में अभी पुलिस को नहीं बताया है, क्योंकि अंततः क्या होता है ऐसे केसेस में, जहां इस केस में कोई नेता इन्वॉल्व नहीं था, जो मैंने आपको फौजी की बात बताई जिसमें मारपीट पुलिस वालों से हुई थी, क्योंकि दोनों ही वर्दी वाले थे, एक जगह पे आके उनको बात समझ में आ गई। लेकिन मेरी लड़ाई तो नेताओं से है ना, तो वहां पर अलग बात हो जाती है। प्रशासन जो है अलग से साथ आएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुन लिया कि इस कहानी में किसी नेताजी का भी हाथ है, उनका हाथ उनके ऊपर है, जो लोग हमारे ऊपर दबंगई कर रहे हैं, फिर ऐसे में फिर पूरा प्रशासन साथ नहीं देता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है भाई। बिल्कुल। धन्यवाद अनुमा जी हमसे जुड़ने के लिए और जो हमसे चर्चा की, अपनी समस्या के बारे में आपने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो परेशानी है वो मामा जी तक पहुंचे। जैसा कि आपने चर्चा में भी कहा कि या तो शिवराज सिंह चौहान जी को पता नहीं है, उनके संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में हो तो शायद वो प्रदेश की बहनों के लिए जो है कुछ ना कुछ करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आपकी जो समस्या है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आपकी जो समस्या है उसको दूर किया जाए, जिससे आने वाले समय में भी किसी भी फौजी के साथ या किसी भी नागरिक के साथ भी हम कहेंगे कि इस प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि कई बार दिखने में समस्या बहुत छोटी होती है, लेकिन वो उस व्यक्ति के जीवन के लिए नासूर बन जाती है, उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समस्या जल्द से जल्द दूर होगी। और सभी दर्शकों से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।